चाणक्य और चंद्रगुप्त की आगे की कहानियां। पब्बत के निशाने पे अब चाणक्य खड़े थे, जिनकी आंखों में जरा सा भी डर का भाव नहीं था तो एक विश्वास अपनी शिक्षा और दूसरे को परखने की क्षमता पर। पब्बत आखिरी चेतावनी देते हुए चिल्लाया, मृत्यु से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए। यह सुन चाणक्य एक विश्वास भरी मुस्कान के साथ बोले, मृत्यु में अभी समय है, तुम निशाना साधो। पब्बत ने क्रोध में आते हुए धनुष की रस्सी तान ली और अपने आप को स्थिर करते हुए अगले ही पल तीर धनुष से छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से चाणक्य की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो तीर निशाना चूक चाणक्य के बगल से होता हुआ निकल गया। यह देख पब्बत अंदर से जैसे जल उठा। पब्बत ने तीर तो पूर्ण विश्वास के साथ चलाया था, लेकिन परिणाम उसके सामने था। उसका निशाना दोबारा चूक गया था, लेकिन चाणक्य के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि परिणाम क्या होने वाला है। एक अचूक निशाने के लिए सबसे जरूरी होती है एकाग्रता, और इसी की कमी पब्बत में उन्होंने पहले ही पढ़ ली थी। अब चाणक्य पब्बत की तरफ बढ़े और बोले, अपने लक्ष्य को सही दिशा देने के लिए इंसान को एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में एक अच्छे शिक्षण संस्थान की। तुम चाहो तो तुम्हें दोनों मिल सकते हैं। पब्बत उनकी यह बात सुन के असमंजस में पड़ गया कि आखिर वो बोल क्या रहे थे। वो क्रोध भरे स्वर में ही बोला, आप होते कौन है मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले? तीर का निशाना चूका है, लेकिन तलवार का नहीं चूकेगा। चाणक्य उसके पास आत्मविश्वास के साथ बोले, क्या आप उसे भी परखना चाहते हो? चाणक्य का यह आत्मविश्वास देख पब्बत का दम थोड़ा डगमगा गया। चाणक्य ने यह भांप लिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, मेरा नाम चाणक्य है और मैं तक्षशिला में आचार्य हूं। नाम सुनते ही पब्बत को याद आ गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मगध और उसके पिता का शत्रु खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, चाणक्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मगध की गद्दी पर तो तुम्हारा ही अधिकार है, लेकिन मुझे तुम में संपूर्ण भारत का सम्राट दिखता है। अब चयन तुम्हें करना है, अपने पिता की तरह केवल मगध के राजा बनना चाहते हो या संपूर्ण भारत का सम्राट? चाणक्य के मुख पर झलक रहे विश्वास का तो तोड़ नहीं था, लेकिन पब्बत ने अपना क्रोधित रूप बनाए हुए ही प्रश्न किया, तो आज मगध और मेरे पिता का शत्रु ही मुझे सम्राट बनने के सपने दिखा रहा है। यह तो ज्ञात है ना कि मैं कौन हूं? पब्बत से मानो यह अपेक्षित था। चाणक्य उसका प्रश्न सुन दृढ़ता से बोले, अच्छे से पता है कि किसके सामने खड़ा हूं। उस भावी राजा के सामने जिसने मुझे शत्रु बताते हुए पिता से पहले मगध का नाम लिया। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरी शत्रुता मगध से नहीं, राजा धनानंद के निरंकुश शासन से है, और तुम्हारा एक व्यक्ति के ऊपर राज्य को रखना ही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का प्रमाण है। चाणक्य की बात सुन पब्बत को यह तो एहसास होने लगा कि उसके सामने उसके पिता को चुनौती देने वाला कोई नाकारा दरिद्र ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक ऐसा सुलझा आदमी था जिसकी हर बात में उसका लक्ष्य और अनुभव झलक रहा था। पब्बत उनको आंख ही रहा था कि तभी एक तरफ से घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई दी। चाणक्य समझ गए कि यह जरूर पब्बत की सुरक्षा के लिए भेजे गए सैनिक हैं। चाणक्य के भावों को पढ़ते हुए पब्बत तुरंत अपनी तलवार के मूठ पे हाथ रखते हुए बोला, मगध राज्य के सैनिक आ रहे हैं, मैं चाहूं तो आपको अभी बंदी बनवा सकता हूं। उसकी बात सुन चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर यही तुम्हारा मंतव्य होता तो तुम्हारी तलवार म्यान से कब की निकल चुकी होती। मेरी मृत्यु में ही अगर तुम्हारी संतुष्टि है तो यही सही, मैं जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे राजसी घोड़े मेरी चाल को तो मात दे ही देंगे। ऐसा कहकर चाणक्य निकलने लगे। तभी पब्बत ने कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट में कहा, आप मुझसे आज रात्रि जल महल में आकर मिलिए। चाणक्य का दाव सही पड़ गया था, और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ वो तुरंत ही एक साई की तरह वहां से गायब हो गए। जहां चाणक्य धनानंद की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने पक्ष में करने में लगे थे, वहीं चंद्रगुप्त के लिए तक्षशिला में अपना स्थान बनाना हर बीतते क्षण के साथ मुश्किल होता जा रहा था। चंद्रगुप्त की आज की कक्षा के शिक्षक थे आचार्य गजानन। जब चंद्रगुप्त ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि आचार्य गजानन पहले से ही कक्षा में उपस्थित है। चंद्रगुप्त अन्य विद्यार्थियों के साथ जाकर बैठ गया। चंद्रगुप्त को देखा आचार्य गजानन की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन फिर कुछ सोच वो मुस्कुरा उठे।
उनकी मुस्कुराहट देख चंद्रगुप्त समझ गया था कि आचार्य गजानन उसे आसानी से शिक्षा ग्रहण नहीं करने देंगे। आचार्य गजानन वनस्पति विज्ञान के शिक्षक थे। उन्होंने पाठ आरंभ करने से पहले चंद्रगुप्त और अन्य 2 नए विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया। आचार्य गजानन के बुलाने पर चंद्रगुप्त घबरा गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि आचार्य उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो उसके गुरु थे और उनकी आज्ञा मानना उसका धर्म था। आखिरकार वो अपने स्थान से उठा और डरते डरते आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य ने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि आज इन तीनों विद्यार्थियों का हमारी कक्षा में पहला दिन है, तो आज कक्षा की शुरुआत इनसे कुछ प्रश्न पूछकर की जाएगी। इतना कहकर आचार्य ने एक सुंदर सा जसवंती के फूल का पौधा सबके सामने रखा और फिर चंद्रगुप्त और उन दोनों लड़कों को देखकर बोले, इस पौधे को देखकर इसके बारे में पूरी कक्षा को बताओ। चंद्रगुप्त ने देखा कि उस छोटे से पौधे में जसवंती के 2-4 फूल खिले हुए थे, जिस कारण देखने में वो पौधा प्यारा लग रहा था। लेकिन उस पौधे का कुछ भाग सड़ने लगा था और वहां जो पत्तियां लगी थी वो पीली पड़ रही थी और उस पौधे की शोभा को बिगाड़ रही थी। आचार्य का प्रश्न सुन सभी मूक खड़े थे, जिसे देख आचार्य गजानन आश्चर्य में बोले, क्या हुआ? तुम तीनों को इस पौधे के संबंध में कोई जानकारी नहीं? क्यों चंद्रगुप्त, क्या आचार्य चाणक्य ने तुम्हें वनस्पतियों का ज्ञान नहीं दिया? आचार्य गजानन की बात सुनकर चंद्रगुप्त बोला, ऐसा नहीं है आचार्य, ये जसवंती के फूल का पौधा है और इसके फूल का उपयोग पीड़ा और ज्वर की औषधि बनाने में होता है। साथ ही यह हृदय के लिए भी लाभदायक है। बहुत सुंदर चंद्रगुप्त, लेकिन क्या तुम हमें इस पौधे में कोई कमी बता सकते हो? आचार्य गजानन ने गंभीर होते हुए पूछा। चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए बोला, इसमें लगे सूखे पत्ते इसकी शोभा को बिगाड़ रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। आचार्य गजानन खुश होते हुए बोले, लेकिन उनकी खुशी बनावटी थी। उनके मुख से उत्तम सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली, लेकिन कक्षा में उपस्थित वीरसेन और उसके साथी मन ही मन कुड़ गए। आचार्य गजानन आगे बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पत्ते इस पौधे की शोभा बिगाड़ रहे हैं। तो बताओ, इनका क्या करना चाहिए? इन्हें इस पौधे से अलग कर देना चाहिए। चंद्रगुप्त ने सरल भाव से उत्तर देते हुए कहा। यह सुन आचार्य बोले, इससे क्या होगा? चंद्रगुप्त पौधे की तरफ देखता हुआ बोला, आचार्य, इससे यह पौधा सुरक्षित रहेगा, वरना धीरे धीरे करके ये पूरा पौधा भी सड़ जाएगा। यह सुन आचार्य गजानन ने उसे आदेश दिया, तो ठीक है चंद्रगुप्त, यह काम तुम करोगे, और सिर्फ इस पौधे से नहीं, तक्षशिला के दक्षिण भाग में जो पुष्प वाटिका है, वहां जितने भी पुष्प वृक्षों पे इस तरह के सड़े गले पुष्प और पत्ते हैं, तुम उन्हें हटाकर उनकी एक ढेरी बनाओ और फिर उसे जलाकर नष्ट करोगे। यह सुनते वीरसेन और उसके साथी छात्रों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। चंद्रगुप्त ने जब यह सुना तो उसे समझ आ गया कि आचार्य उसे काम में उलझाकर कक्षा से दूर रखना चाहते हैं। कुछ सोचकर उसने आचार्य से अपनी बात रखते हुए कहा, क्या मैं कक्षा के बाद इस काम को कर सकता हूं आचार्य? यह सुना आचार्य गजानन ने अपना सर ऊंचा किया और बोले, नहीं, जिस तरह इन सड़े हुए पत्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही इस कक्षा में तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहां रहे तो इस कक्षा की शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए जाओ और जो काम मैंने दिया है उसे पूरा करो। आचार्य गजानन द्वारा निकाले जाने के बाद भी चंद्रगुप्त वहां खड़ा रहा। यह देख आचार्य का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाए, अब क्यों खड़े हो यहां? उनकी गर्जना से चंद्रगुप्त कांप गया, लेकिन किसी तरह साहस जुटा एक अंतिम प्रयास करते हुए बोला, आचार्य, ये पत्ते सूखे अवश्य हैं, किंतु बेकार नहीं है। देखा जाए तो इस प्रकृति में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, पर अगर मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो मेरा जीवन जरूर बेकार हो जाएगा। उसकी बात सुन आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, यदि ऐसा है तो प्रमाणित करो कि ये पत्तियां बेकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं स्वयं तुम्हें अलग से आज का पाठ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर यह प्रमाणित नहीं कर सकते तो जो कहा गया है वो करो। चंद्रगुप्त के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे कक्षा से बाहर निकलना पड़ा। वीरसेन और उसके साथियों के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच गई।
कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रगुप्त पुष्प वाटिका पहुंच दुखी मन से पेड़ और पौधों से गिरे सड़े पत्तों को एकत्रित करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य चाणक्य के अभाव में वो कैसे अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएगा, क्योंकि तक्षशिला में न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी उसके खिलाफ थे। अपनी कक्षा पूरी करके आचार्य गजानन बाहर आए और इधर उधर एक नजर मार अकेले ही एक ओर निकल गए। कुछ ही देर में वो योग भवन में थे। इस समय वहां कोई भी नहीं था। आचार्य वहां खड़े होकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में कर्मचारी वहां आया। उसके आते ही गजानन ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजहंस की कोई खबर? कर्मचारी ने दबी आवाज में उत्तर दिया, नहीं आचार्य, वो अभी तक तक्षशिला से लौटे नहीं है। कर्मचारी का उत्तर सुना आचार्य गजानन राजहंस के बारे में विचार कर चिंतित हो गए। वो कर्मचारी उन्हें नमन कर दबे पांव से वहां से चला गया। आचार्य खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, राजहंस को पाटलिपुत्र से आने में इतना समय क्यों लग गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में पता करना होगा। उधर पाटलिपुत्र में राजहंस को सेनापति भुजंग बंदी बनाकर बाजार के रास्ते कारागार की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच अमात्य भी अपने रथ पे बैठ के राज्य के दौरे पे निकले थे। वो अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे शक्टार को हटा दिया है और अब उन्हें किसी भी तरह मंत्री शंभुनाथ का खात्मा कर चाणक्य तक पहुंचना था। अमात्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें राजहंस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अमात्य ने आवाज की दिशा में देखा तो एक युवा ब्राह्मण को सेनापति की निगरानी में कुछ सैनिक बंदी बनाए घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। राजहंस सेनापति भुजंग से याचना करते हुए चिल्ला रहा था, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं। यह सब चाल चाणक्य द्वारा चली गई है, मेरा विश्वास कीजिए। राजहंस की याचना का भुजंग पे कोई असर नहीं हो रहा था, किंतु अमात्य उसके शब्दों को सुन चुके थे। चाणक्य का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ उस ओर ले चलो जहां सेनापति भुजंग है। सारथी ने अमात्य की आज्ञा अनुसार रथ दूसरी तरफ मोड़ दिया और सेनापति भुजंग के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भुजंग ने ज्यों ही मंत्री अमात्य को देखा तो सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और पूछा, महामंत्री जी, आप यहां कोई परेशानी थी तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों आने का कष्ट किया? नहीं भुजंग, हमें कोई कष्ट नहीं, हम तो राज्य के दौरे पे निकले थे। लेकिन तुम बताओ, इस दीनहीन ब्राह्मण को लेकर कहां जा रहे हो? अमात्य का प्रश्न सुन भुजंग बोले, महामंत्री जी, ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक गुप्तचर है। हमारा ध्यान भंग कर पाटलिपुत्र में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था। भुजंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राजहंस चिल्लाते हुए बोला, मैं कोई गुप्तचर नहीं बल्कि तक्षशिला के आचार्य गजानन का शिष्य हूं। उसकी बात सुन अमात्य हैरानी में बोले, यदि तुम तक्षशिला से हो तो यहां किस काम से आए थे? राजहंस बोला, अपने आचार्य गजानन द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने। उन्होंने कहा था कि मैं सीमा सुरक्षा के सेनापति को जाकर बताऊं कि मगध का शत्रु चाणक्य मगध में प्रवेश करने वाला है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। यह सुनते ही अमात्य के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने भुजंग से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि यह व्यक्ति एक गुप्तचर है? गांधार से आए व्यापारियों ने इसकी पुष्टि की है, सेनापति ने जवाब दिया। अमात्य ने आगे पूछा, क्या तुम्हें इसके पास कोई संदेहजनक वस्तु प्राप्त हुई? और जिन व्यापारियों द्वारा पुष्टि की गई, क्या तुमने उन सभी की अच्छी तरह से जांच की? भुजंग को कोई उत्तर देते ना बना। उसे कहीं ना कहीं अपने द्वारा की गई भूल का आभास हो चुका था। अमात्य उसकी परिस्थिति को ताड़ समझ चुके थे कि यह सारा खेल चाणक्य द्वारा रचा गया है। उन्होंने आदेश दिया, राजहंस को तुरंत रिहा किया जाए और मगध की सारी सीमाएं बांध दी जाए, बिना जांच के मगध से कोई बाहर ना जाने पाए। भुजंग ने हामी में सर नीचे कर दिया। चाणक्य के मगध में होने की खबर पाकर अमात्य का तो जैसे चेहरा खिल गया था। वो खुद से बात करते हुए बोले, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल चाणक्य, इस बार तू मगध से नहीं निकल पाएगा। अमात्य के चेहरे पे चाणक्य को पकड़ने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। इधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त आचार्य गजानन द्वारा सूखी और सड़ी पत्तियां इकट्ठा करने के कार्य को पूरा तो कर चुका था, लेकिन हताशा ने उसे मानो पूरी तरह घेर लिया था। अपने ख्यालों में खोया वो अब
उस ढेर को एकटक देखे जा रहा था कि तभी सुकेतु बनी सुकन्या की नजर उस पर पड़ी। उसको कक्षा से बाहर एक कूड़े के ढेर के सामने बैठा देख उसे समझ आ गया कि आज एक बार फिर चंद्रगुप्त किसी की द्वेषता का शिकार बन गया था। मौका देख सुकन्या उसके पास आई और उसकी हताशा को पढ़ते हुए बोली, चंद्र, इससे पहले कि तुम हार जाओ मैं तुम्हें बता दूं कि आचार्य चाणक्य का तुम पर बहुत विश्वास है और तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उनका विश्वास किसी भी कीमत पर न टूटे। चंद्रगुप्त झुंझुलाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? कितना मूर्ख हूं मैं। बिना ज्ञान के ही कह दिया कि इस धरती पे कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। उसकी बात सुन सुकन्या समझाते हुए बोली, गलत नहीं थे तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने सड़े गले पत्ते नहीं बल्कि उर्वरक है जो जन्म देता है नई फसल को। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो चंद्र। मुझे क्षमा करना, अब अगर थोड़ी देर और यहां बैठी तो काम देरी से करने के चक्कर में मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ऐसा कह सुकन्या ने चंद्रगुप्त की तरफ विश्वास भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। सुकन्या एक हवा के झोंके की तरह कुछ ही शब्दों में चंद्रगुप्त के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटा गई। उसे जाते देख चंद्रगुप्त पीछे से बोला, तुमने बातों बातों में मुझे ज्ञान की बात सिखाती सुकन्या। तुम सही कहती हो, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। जो चंद्रगुप्त अभी कुछ पल पहले तक हतोत्साहित था, अचानक ही उत्साहित हो उठा। सुकन्या उसकी ओर पलट मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। जहां सुकन्या की मदद पाकर चंद्रगुप्त का खोया उत्साह वापस आ गया था, वहीं दूसरी तरफ पब्बत को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी लिए आचार्य चाणक्य अपने जीवन को दांव पे लगाकर सावधानी से जल महल की तरफ बढ़ रहे थे। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। उनके मन में तमाम शंकाएं भी थी और हल्का डर भी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान पे दांव लगाया था जिसके डसने पे सीधा मौत थी। आचार्य चाणक्य जलमहल के बाहर पहुंच सैनिकों से बचते हुए अंदर जाने का गुप्त मार्ग खोजने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी यह खोज पूरी हो गई। वो तुरंत ही बड़ी सावधानी से उस गुप्त मार्ग से जलमहल में प्रवेश कर गए। सैनिकों की दृष्टि से बचते हुए चाणक्य आगे तो बढ़ गए, लेकिन पूरे जलमहल में सन्नाटा पसरा देख असमंजस में पड़ गए। इससे पहले कि वो स्थिति को अच्छे से भांप पाते कि तभी द्वार बंद होने की आवाज उनके कानों में पड़ी। आवाज सुन चाणक्य पीछे पलटे तो ये देख हैरान रह गए कि किसी ने उस गुप्त द्वार के दरवाजे को भी बंद कर दिया था। आचार्य दबे पांव बड़ी चालाकी से पब्बत के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी जैसे उन्हें वहां छाई हुई खामोशी चुभने लगी। कुछ सोचते हुए आचार्य ने एक बार अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाई और बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आचार्य ने देखा कि आगे के मार्ग पर अंधेरा ही अंधेरा था। आचार्य पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक किसी ने उनके पीछे जल रही सभी मशालें बुझा दी। किसी हमले की आशंका से आचार्य कोने में जाकर छिप गए। अब पूरे जल महल में घनघोर अंधेरा छा चुका था। चाणक्य मन ही मन सोच बोले, कहीं पब्बत ने मुझे पकड़वाने के लिए तो यह सब नहीं किया, लेकिन यदि उसे मुझे पकड़वाना होता तो सुबह सैनिकों से कहकर भी बंधक बना सकता था। आखिर वो चाहता क्या है? पूरे जलमहल में सिर्फ पब्बत के कक्ष में रोशनी थी। वो अपने कक्ष में बैठ आचार्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आचार्य चाणक्य अभी तक उसे कक्ष में नहीं पहुंच पाए थे। प्रतीक्षा करते हुए काफी समय हो गया। अब पब्बत अपने स्थान से उठ कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी उसे अचानक कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो थोड़ा घबराते हुए पीछे मुड़ा तो सामने चाणक्य थे। उन्हें देख वो आश्चर्यचकित रह गया। चाणक्य ने बगैर समय गवाए सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सब करने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी? पब्बत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चाणक्य उसके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा पकाते हुए वो बोला, आप गुरु हैं, अक्सर शिष्यों की परीक्षा लेते होंगे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपकी परीक्षा लूं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने घने अंधकार में भी आप कैसे मेरे कक्ष तक पहुंच गए? पब्बत के चेहरे पर छाई असमंजसता को देख चाणक्य हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बहुत आसान था। तुमने महल के दिए तो बुझा दिए, लेकिन अपने वस्त्र बदलना भूल गए, जिनसे केवड़े के पुष्पों की महक आ रही थी। तुम जहां जहां से चलकर कक्ष में आए थे वो स्थान केवड़े की सुगंध से महक रहा था।
बस उसी का अनुसरण करते हुए मैं अभी तुम्हारे कक्ष तक आ गया। पप्पत को यकीन नहीं हो रहा था कि आचार्य ने सुबह की उस छोटी सी भेंट में इतनी दूर से भी उसके वस्त्रों से केवड़े के इत्र की महक सूंघ ली थी। चाणक्य ने पप्पत का भरोसा जीत लिया था। उसने सम्मान में उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, इन सब परीक्षाओं के लिए मुझे क्षमा करना आचार्य, लेकिन एक असल शत्रु और असल हितैषी की परख करना मेरे लिए अनिवार्य था। आप भले ही मेरे पिता के शत्रु होंगे, लेकिन मुझे लेकर आपकी दूरदर्शिता पर मेरा संशय मिट चुका है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं आचार्य। तक्षशिला में आकर शिक्षा ग्रहण करो, चाणक्य ने दृढ़ता से कहा। एक ओर जहां आचार्य चाणक्य और पप्पत आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेनापति भुजंग कुछ सैनिकों के साथ जल महल के द्वार पे पहुंच चुके थे। महल के भीतर इतना अंधेरा देख उन्होंने तुरंत सैनिकों को मशाल जलाने का आदेश दिया और दौड़ते हुए पप्पत के कक्ष की ओर बढ़े। इन सब गतिविधियों से अनजान कक्ष में पप्पत को सोच में डूबा देख चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, कहो पप्पत, क्या निर्णय है तुम्हारा? इससे पहले कि पप्पत अपना निर्णय सुना पाता, कक्ष की तरफ भाग कर आते सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी और अगले पल सेनापति भुजंग पप्पत के कक्ष में आ पहुंचे और उनके पीछे हाथ में मशाल लिए कई सारे सैनिक थे।